नमस्कार, मैं आप सबके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज है। दोपहर 2:39 पर सूर्य ग्रहण लगेगा और भारत में आंशिक रूप से ये ग्रहण दिखेगा। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देते चले। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज है और दोपहर 2:39 पर सूर्य ग्रहण लगेगा। भारत में आंशिक रूप से ग्रहण दिखेगा और भारत में शाम 4:22 पर ग्रहण की शुरुआत होगी और सूर्यास्त के साथ ही ग्रहण खत्म हो जाएगा। तो ग्रहण का समय सूतक के चलते नहीं होगी। गोवर्धन पूजा और कार्तिक अमावस्या ग्रहण के कारण केदारनाथ और बद्रीनाथ भी बंद है, साथ ही कई मंदिर बंद है। आज यानी कि 25 अक्टूबर को साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगेगा, जिसमें भारत में आंशिक रूप से देखा जा सकेगा और सूर्य ग्रहण दोपहर 2:39 पर लगेगा और इसका समापन शाम 6:32 पर होगा, जबकि भारत में इसकी शुरुआत शाम 4:22 पर होगी और सूर्यास्त के साथ ही इसका समापन हो जाएगा। तो सूतक काल के चलते आपको बताते चले कि कई जो मंदिर हैं, मंदिर के कपाट हैं, वो बंद हैं, लेकिन फिर भी कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि लोगों को जानकारी नहीं पहुंची और इस वजह से मंदिर में जो भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो दिवाली के अगले दिन यानी कि आज 25 अक्टूबर मंगलवार को भारत और दुनिया के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण होगा और ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। दोपहर 2:39 पर सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में 4:22 पर इसकी शुरुआत होगी और सूर्यास्त के साथ ही जो ग्रहण है वो समाप्त हो जाएगा। ये सूर्य ग्रहण यूरोप, मध्य पूर्व अफ्रीका के उत्तर पूर्वी हिस्सों और पश्चिमी एशिया, उत्तर अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में दिखेगा। और आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है। सूतक के चलते जहां मंदिर बंद है, वहीं लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। अब आपको दो तस्वीरें हम दिखाएंगे। देखिए किस तरह से लोग जो है, कपाट बंद है तब भी पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये तस्वीर केदारनाथ से सामने आई है, जहां कपाट बंद किए गए हैं। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे प्रयागराज से, जहां सूर्य ग्रहण के मौके पर लोग गंगा स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए ये दो तस्वीर, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण और भारत में आंशिक रूप से ये ग्रहण दिखेगा। और केदारनाथ से तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जहां केदारनाथ के जो कपाट हैं वो बंद कर दिए गए। आपको बताते चले कि ग्रहण के समय से पहले सूतक काल लग जाता है 12 घंटा पहले और कपाट बंद कर दिए गए मंदिर के। जानकारी के मुताबिक शाम के वक्त कपाट खोले जाएंगे, विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और तब भक्त जो है वो दर्शन कर सकते हैं। और ये तस्वीर देखिए जहां गंगा स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं लोग। प्रयागराज से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। तो साल का आखिरी सूर्य ग्रहण और इस मौके पर गंगा स्नान करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट बंद है, तो वहीं प्रयागराज से ये तस्वीरें जहां गंगा स्नान करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कि ये सूर्य ग्रहण का दिन है, काफी अरसे बाद यह आज का सूर्य ग्रहण लगा है और जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि मंदिर 12 घंटे लगभग पहले ही बंद कर दिया जाता है सूर्य ग्रहण के, और सूर्य ग्रहण के उपरांत ही मंदिर खुलेगा। बंद है यहाँ का नहीं, कल सुबह तक होगा। इसमें ईश्वर पर कष्ट है तो सभी पर कष्ट है, लेकिन हम लोग भजन पूजन बाहर से ही करके अपना इसको निपटाएंगे। देखिए हम लोग तो डेली आने वाले हनुमान मंदिर डेली आते हैं, लेकिन आज बाहर से ही दर्शन होगा। दर्शन क्या, उनका स्मरण होगा और कुछ नहीं होगा। आज पूजा पाठ नहीं होगी। आज यानी 25 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और इसका मानव जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, वैज्ञानिक और ज्योतिषी की क्या इस पर राय है, ये रिपोर्ट देखिए। पच्चीस अक्टूबर को यानी दिवाली के बाद साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच सूर्य ग्रहण का ऐसा संयोग करीब 1300 वर्षों बाद बन रहा है, जब दो प्रमुख त्योहारों के बीच बुध, गुरु, शुक्र और शनि सभी अपनी अपनी राशि में मौजूद रहेंगे। देखिए, सूर्य ग्रहण खगोल में घटने वाली एक आकाशीय घटना है। सनातन धर्म के अनुसार इसका आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह का प्रभाव होता है। आध्यात्मिक प्रभाव के अंतर्गत मन, बुद्धि, आहार विहार पर भी इसका बहुत ही प्रभाव होता है और यह जो सूर्य ग्रहण है लगभग समग्र भारत में दृश्य होगा। अगर हम बनारस की बात करें, काशी की बात करें, तो
लगभग सायंकाल 4:42 से इस ग्रहण का आरंभ हो रहा है और समग्र भारत में, पूरे भारत में यह ग्रस्तास्त सूर्य ग्रहण है। ग्रस्तास्त सूर्य ग्रहण का मतलब होता है कि सूर्यास्त हो जाएगा, उसके बाद भी ग्रहण की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन ये सूर्य ग्रहण आंशिक होगा और भारत के कई हिस्से में दिखाई पड़ेगा। भारत में ये आंशिक सूर्य ग्रहण शाम 4:22 से लेकर 5:42 तक रहेगा। ये ग्रहण 1 घंटा 22 मिनट तक रहेगा, लेकिन ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, जिसमें शुभ काम वर्जित होते हैं, पूजा पाठ बंद रहता है। जहां पर जिस समय ग्रहण का आरंभ होगा उससे 12 घंटे पूर्व सूतक काल का आरंभ हो जाता है सूर्य ग्रहण में, क्योंकि हमारे यहाँ बताया गया है कि सूर्य ग्रहेतु नासनीयात पूर्वम याम चतुष्टयम, 4 याम यानी 4 प्रहर अर्थात लगभग नहीं पूर्ण 12 घंटे पूर्व सूतक का आरंभ हो जाता है और सूतक काल में भोजनादि कर्म वर्जित है, अर्थात सामान्यतया भोजन नहीं करना चाहिए और इस तरह का कोई कठिन वर्क नहीं करना चाहिए, कठिन कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी ये जो धर्मशास्त्रीय व्यवस्था है, धर्मशास्त्र के अनुपालन में एक स्वस्थ शरीर वाला ही व्यक्ति सक्षम हो सकता है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि बाल वृद्धातुरैर बिना, बालक, वृद्ध और रोगियों को इन सूतक काल के नियमों से बिल्कुल वर्जित किया है, बाहर रखा है, अर्थात इनके ऊपर सूतक काल के नियम नहीं लागू होते। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है और हजारों साल से ये होता आ रहा है, जिसमें चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और ग्रहण लग जाता है। देखिए, सूर्य ग्रहण जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा के आ जाने से होता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो कभी ऐसी स्थिति आती है लगभग 6 महीने के अंतराल से कि जब चंद्रमा लगभग पृथ्वी और सूर्य के बीच में से होकर गुजरता है, तब ग्रहण लगता है। तो खाना पर कोई असर नहीं पड़ता है, कोई सूर्य की तरफ से एक्स्ट्रा किरणें या एक्स्ट्रा अल्ट्रावायलेट कुछ नहीं आ रहा है कि जिसके हम कहें कि भाई उसकी वजह से खाना खराब हुआ। और अगर किसी को शक भी है तो लेबोरेटरीज हैं, टेस्ट कराइए। ज्योतिष शास्त्र में मानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान सेहत पर प्रभाव पड़ता है। सभी जीव जंतुओं, मनुष्यों और वनस्पतियों को सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसे में सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की शक्ति कुछ देर के लिए क्षीण हो जाती है, जिसका प्रभाव सभी पर अवश्य पड़ता है। लेकिन वैज्ञानिक ग्रहण के समय खाना पीने पर प्रतिबंध को नकारते हैं। उनका मानना है कि सूर्य की किरणों का खाने पीने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। टीम न्यूज स्टेट। तो ये आखिरी सूर्य ग्रहण और इस पर तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और हमारे साथ इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं एसएच रावत जो कि धर्मगुरु हैं, डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जो कि ज्योतिषाचार्य हैं और दीपक शर्मा जो कि खगोल वैज्ञानिक है। तो सबसे पहले एसएच रावत जो कि धर्मगुरु है, आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, कई सवाल लोगों के मन में होते हैं, लेकिन बेसिक सवाल में सबसे पहले ये करना चाहूंगी, सूर्य ग्रहण होता क्या है और जिंदगी पर, आम लोगों की जिंदगी पर इसका असर क्या पड़ता है? कि इसके अंदर 180 डिग्री के ऊपर जब सूर्य, चंद्र और पृथ्वी आ जाते हैं, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर नहीं आ पाती हैं। यानी पूरी पृथ्वी को तो चंद्रमा ढक नहीं पाता क्योंकि चंद्रमा बड़ा नहीं है इतना, लेकिन जब पृथ्वी बीच में आती है पूर्णिमा के दिन तो वो ढक लेती है, तो कभी कभी वो पूर्ण हो जाता है। तो ये आंशिक है कि यहाँ पर पूर्ण रूप से वो ढक नहीं पाएगा। तो पृथ्वी के जितने हिस्से के ऊपर जो सूर्य की किरणें आ रही थीं, वो किरणें वहां पर रुक जाएंगी, यानी अंधेरा आ जाएगा। और सूर्य की किरणों से जो जीव जंतु सांस लेते हैं, प्रकृति सांस लेती है, पेड़ पौधे जिनका जीवन चलता है, और वहां अगर ऑक्सीजन की या लाइट की कमी हो जाए, जैसे कोरोना में ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऐसे पृथ्वी के ऊपर जब सूर्य की किरणें नहीं आती हैं तो पृथ्वी के वो हिस्से प्रभावित होते हैं। वहां पर पशु पक्षी, गर्भवती महिलाएं, गर्भवती जानवर जो होते हैं वो, या जो फल पौधे, फूल, पक्षी सब प्रभावित होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर हिंदू शास्त्रों के मतों के अनुसार
सूर्य ग्रहण के समय पर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, वो वर्जित होता है, क्योंकि उस समय जो एनर्जी लेवल होता है बॉडी का वो कम हो जाता है। सूर्य के द्वारा हमारा शरीर के 5 प्राण संचालित होते हैं और पांचों प्राण जो होते हैं, 5 प्राण में प्राण है, व्यान है, अपान है, उदान है, समान है। जब इनके ऊपर जो सूर्य की किरणें आती हैं वो कम हो जाएंगी तो शरीर का एनर्जी लेवल कम हो जाएगा और शरीर का एनर्जी लेवल कम हो जाएगा और उस समय अगर आप खाते हैं, पीते हैं, कोई काम करते हैं तो शरीर के ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो सबसे ज्यादा हमारे शरीर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आता है। गर्भवती महिलाएं, गर्भवती जानवरों पर इसलिए ज्यादा इफेक्ट आता है कि वो उनके पेट में एक बच्चा पल रहा होता है और उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और एनर्जी प्रॉपर मिल नहीं पाती है, तो इस वजह से उनको मना किया जाता है कि उस समय कोई काम ना करें, अपनी एनर्जी को स्टोर करते रहें और ध्यान में बैठे रहें, मंत्र जाप करते रहें और भगवान को याद करते रहें। जब आप एकाग्र अवस्था में होते हैं, भगवान को याद कर रहे होते हैं, तो बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ा रहता है। तो जो डेफिशिएंसी ऑफ द एनर्जी सूर्य ग्रहण के टाइम पर होती है शरीर के अंदर या प्रकृति के अंदर, तो प्रकृति का वो हिस्सा इसमें सारा की सारा प्रभावित होना शुरू हो जाता है। इसलिए इसके उपाय हमें करने चाहिए और इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसका साइंटिफिक और आध्यात्मिक आधार होता है। हाँ, बहुत सारे हमारे जो खगोल शास्त्री हैं, वैज्ञानिक, वो बोलते हैं ये खगोलीय घटना, इसका प्रभाव नहीं होता है। उनको रिसर्च करने की आवश्यकता है कि प्रभाव क्यों नहीं होगा। यानी जब सूर्य की किरण सीधी सीधी पृथ्वी के ऊपर आ रही है और अगर वो नहीं आएगी और कम आएगी तो प्रभाव निश्चित तौर पर होगा। तो इस तरीके से हमें इसको शोध करने की आवश्यकता होती है। तो खास ध्यान रखें कि इस समय पर गर्भवती जो महिलाएं, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसको सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, बचाव करना चाहिए, खाने पीने से बचना चाहिए और जो खाना पीना आपका बना होता है। एसएच रावत जी, आपने अपनी बात रख दी। अब हमारे साथ दीपक शर्मा भी जुड़े हुए, जो कि खगोल वैज्ञानिक है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने सुना कि एसएच रावत जो कि धर्म गुरु है, आध्यात्मिक तौर पर उन्होंने बताया कि सूर्य ग्रहण क्या होता है और उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिक, उन्हें रिसर्च करने की जरूरत है, लेकिन खगोलीय घटना ये वैज्ञानिकों की तरफ से कहा जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जब से पृथ्वी, सूरज, चांद ये सब बना है, जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, तब से ही ये सूर्य ग्रहण वगैरह सब पड़ते रहे हैं। हजारों साल से हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हजारों साल से हम जान गए और इसका डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हमारे वेद और शास्त्रों में जो लिखा है उसे भी मैं अलग, उसको भी इंतहा नहीं लगता, बिल्कुल अलग नहीं रख सकता। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा इस बारे में, जो खाने की बात करते हैं ये, इसको इस दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है कि ओबेसिटी जो होती है, पेट का मोटापा जो आता है, टमी बाहर निकल जाती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि कम से कम खाना खाना चाहिए। तो इसलिए इस तरह के धर्म के अंदर हमारे ऐसे कुछ ना कुछ प्रावधान जरूर करेंगे जिससे हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन किया जाए, बॉडी को फिट रखा जाए और कम से कम खाना खाया जाए। तो मैं तो उस दृष्टिकोण नजरिए से देखता हूँ। खगोलीय घटना है, मजेदार घटना है, इसमें कोई शक नहीं है। एक नेचुरल फिनोमिना है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और जब ये सूरज और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है और जब पूरी तरह से ढक लेता है तो बिल्कुल टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है, जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है। लेकिन ये पार्शियल सोलर इक्लिप्स है, तो पार्शियल सोलर इक्लिप्स में ज्यादा टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है, थोड़ा सा फर्क तो पड़ता ही है। लेकिन भारत के हिस्से से देखा जाए तो भारत में कई सालों बाद, कहना चाहिए 2010 के बाद में 2019 में सूर्य ग्रहण देखा गया और 2019 के बाद में 21 में सूर्य ग्रहण हुआ, 21 जून को हुआ, जो 2020-21 में, और उसके बाद में अब ये सूर्य ग्रहण हमें भारत में देखने को मिल रहा है। इसके बाद में कई साल बाद में ऐसा मौका आएगा कि फिर भारत को देखने का मिलेगा। अभी 23-24 में नहीं आने वाला, इतना तो मुझे अभी तक का याद है, आगे का भी मुझे नहीं याद है, अभी मैंने देखा नहीं उसका डाटा को। तो इस दृष्टिकोण से ये सूर्य ग्रहण नेचुरल फिनोमिना के साथ एक मजेदार घटनाक्रम भी है। और तब चंद्रमा के मूवमेंट को हमने जब शूट किया, कैमरे में भी शूट किया हुआ है, तो वो बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है। उस नजारे को देखने के लिए हम लोग डेली, जब भी ऐसा घटनाक्रम होता है तो हम लोग अपने टेलीस्कोप और दूसरी सारी चीजें लगाते हैं। और आज भी हम जब शाम को 4:29 लगभग हमारी विजिबिलिटी शुरू होगी, तब से हम फिर जो है
आज सूर्य ग्रहण का जो है लाइव प्रसारण और रिकॉर्डिंग भी करेंगे उसकी। ठीक है, तो आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं जो कि ज्योतिषाचार्य। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले सर आपका। हम अक्सर ऐसी खबरें देखते हैं जब भी सूर्य ग्रहण की बात आती है तो ऐसी खबरें भी सामने आती है कि जो राशि है उन्हें खास ध्यान रखने की जरूरत है, इन राशियों के साथ ये होगा। तो जरा आप बताएं क्या कुछ होगा और कैसे देखा जाए इसे। देखिए रंजना, हमारे यहाँ जब सूर्य ग्रहण होता है तो 12 घंटा पहले सूतक लग जाता है। सूतक काल में अपने हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि सूतक काल जब लग जाता है तो आपको खान पान नहीं करना चाहिए, मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और खास तौर से इसमें पूजा पाठ नहीं की जाती है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो प्रकृति में हम कहते हैं कि सूर्य पर ग्रहण लगा है। ग्रहण के नाते सूर्य की जो किरणें होती हैं ढक जाती हैं, तो उसका हमारे ज्योतिष शास्त्र पर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। तो यह जो ग्रहण लग रहा है रंजना, ये लग रहा है आपके तुला राशि पर। वहां सूर्य चंद्रमा और शुक्र केतु एक साथ बैठे हुए हैं। बुध कन्या राशि पर है, मंगल मिथुन राशि पर है, मकर राशि पर शनि है और मीन राशि पर बृहस्पति है, मेष राशि पर राहु है। तो जब यह ग्रहण लगेगा तो खास तौर से मेष मिथुन कर्क कन्या तुला वृश्चिक कुंभ मीन राशि पर इसका प्रभाव बहुत ही खराब पड़ेगा, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। और जो खास तौर से वृष सिंह धनु और मकर राशि के लोग हैं इस पर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा, इनके लिए लाभप्रद है। तो जब ये पड़ेगा तो पूरे विश्व में इसका असर पड़ेगा, चाहे वह विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, इस पर व्यापक असर पड़ेगा। ग्रहण काल में घबराने की जरूरत नहीं है। ग्रहण काल खास तौर से हमारे जो ज्योतिष में कहा गया है कि ग्रहण काल में कम से कम लोगों को पूजा पाठ करना चाहिए, जप तप करना चाहिए, दान करना चाहिए और श्राद्ध कर्म करने से हमारे जो पूर्वज हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो ग्रहण को लेकर के हम एक मन में डर भय ना पैदा करें, हम सिर्फ ये पैदा करें ग्रहण को लेकर के कि हम इसका लाभ भी उठा सकते हैं। हमारे ज्योतिष में इनके कुछ सुझाव दिए गए हैं, अगर सुझाव का हम पालन करेंगे तो हमारे ऊपर ग्रहण का प्रभाव कम से कम पड़ेगा। और इसमें खास तौर से जो गर्भवती महिलाएं हैं इनको शयन नहीं करना चाहिए, इसमें यात्रा नहीं करना चाहिए और खास तौर से जैसे नुकीली चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सुई धागे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे जो पेट में पलने वाला बच्चा होता है उसका बड़ा ही गलत असर पड़ता। भी हमारे पूर्व मित्र श्री HS रावत जी ने बड़ा ही बढ़िया से उसको व्याख्या किया जो बहुत ही जबरदस्त था। और खास तौर से अपने जो वैज्ञानिक लोग हैं ज्योतिष की धर्म की सारी बातें मानते हैं, लेकिन जब टीवी पर आते हैं तो अपनी व्याख्या को व्याख्यान करते कि हम जो कह रहे हो सही है, जबकि ऐसा नहीं। अगर वो चीजें अल्ट्रावायलेट रेज, सूर्य जब ग्रहण होता है उसकी किरणों का प्रभाव उनको नहीं दिखता है तो कहीं ना कहीं से उनकी शोध में कमी है। उनको इस पर शोध करना चाहिए कि वो चीज हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं। अभी हम लोग इसके पहले जो 19 में ग्रहण लगा था, नवंबर 19 में, तो हम लोगों ने, हमारे ज्योतिष मनीषियों ने बताया था कि पूरा इसमें विषाणु जनित बीमारी फैलेगी जिससे किच पेट में पूरा विश्व आ गया, हाहाकार मच गया था। तो वैज्ञानिकों का काम है विरोध कर रहा, जबकि ऐसा नहीं। अगर आप रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, आप उस चीज को देख नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपकी शोध में कमी है, आपकी विद्वता में कमी है। आपको पुनः रिसर्च करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति है, अगर उसको दिख नहीं रहा, कह दे सूर्य का अस्तित्व नहीं है तो वो गलत कह रहा है। तो निश्चित रूप से हम जो कहते हैं ज्योतिष में, हमारे ज्योतिष पंचांगों में बता दिया जाता है कि कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। और हमारे ज्योतिष में यह भी वर्णित है कि जो होने वाला बच्चा या व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान सब पहले से व्याख्या किया गया, सब बताया गया है। यह विज्ञान नहीं बता सकता। तो जहां से विज्ञान की सीमा समाप्त होती है वहां से हमारे ज्योतिष की सीमा की शुरुआत होती है। तो निश्चित रूप से वैज्ञानिकों को यह शोध का विषय है। दूसरी बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यह जो ग्रहण लग रहा है इसका व्यापक असर पड़ेगा, आर्थिक क्षेत्र में पड़ेगा, पूरे विश्व में अरविंद जी किस क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा ये मैं आपसे फिर जानूंगी। लेकिन देखिए, जब आप अपनी बात रख रहे थे तो दीपक शर्मा मुस्कुरा रहे थे, वो आखिर मुस्कुराने की वजह क्या थी, जरा ये बताइए आप। मेरे मुस्कुराने की ये वजह थी कि मैंने तो विरोध वाला कोई बात ही नहीं कही और ये तो एकदम से अटैक पे आ गए
है ना, पहली बात तो। और दूसरी बात यह है कि अगर ज्योतिष इतना ही बढ़िया है तो ज्योतिष के दो पार्ट हैं, एक फलित ज्योतिष है, गणित ज्योतिष। विज्ञान गणित ज्योतिष को मानता है, इन्होंने खामखा छेड़ा है मुझे, तो मैं थोड़ा सा बताना तो पड़ेगा मुझे। गणित ज्योतिष आर्यभट्ट उसके समर्थक थे और फलित ज्योतिष के वराहमिहिर समर्थक थे। वो उसका आम के आम गुठली के दाम वो फायदा लेना चाहते थे। वराहमिहिर को भारत ने और देश ने सम्मान नहीं दिया उतना ज्यादा। आर्यभट्ट को क्यों दिया? पहला उपग्रह आया तो आर्यभट्ट के नाम से आया, इसीलिए आया क्योंकि गणित ज्योतिष को सम्मान देते थे। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने तो ऐसी कोई बात इस दृष्टिकोण से कही नहीं कि हमारे शोध में कमी है। आप दूसरों में कमी निकालने से पहले मैं ज्योतिष से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। वो मैं ये भी जानता हूं कि जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं या कलाएं होती है, तो जब चंद्रमा और उसके बीच में खिंचाव आता है पृथ्वी की गति के बीच में, तो तब उससे लहरों पर प्रभाव पड़ता है, ये मैं जानता हूं। जब लहरों पर प्रभाव पड़ सकता है तो इंसान पे भी प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन ये जो फलित ज्योतिष का पाखंड है, उस दृष्टिकोण से मैं कहना चाहता हूं कि जब ये इतने बढ़िया ज्योतिषी हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, तो ये पहली घोषणा क्यों नहीं कर देते कि जो है इस देश का जो है प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तब तो ये नहीं बोलते हैं, तब कभी भी डिक्लेयर नहीं करते हैं। ये बाद में उसके कहते हैं कि हमने वहां कहा था, तब ये दबी जुबान से 4-5 विकल्प रखते हैं अपने पास तैयार, और उनमें से एक को उठा के बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए अरविंद जी, और फिर आगे चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि कई भ्रम होते हैं, कई मिथ होते हैं लोगों के बीच। बात पूरी करें। दीपक जी, ज्योतिष और विज्ञान दोनों चोली दामन का साथ है, और जो आपने कहा कि ये हो जाता है तो लोगों को बताते हैं। आप हमारा चाहे एच.एस. रावत जी का, चाहे हमारे देश में तमाम ऐसे ऋषि महर्षि हैं, मुनि हैं जिन्होंने भविष्यवाणियां किया है और एक एक भविष्यवाणी सटीक हुई है। दीपक जी, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ज्योतिष और विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी में सिर्फ आप खगोल के बारे में बताते हैं, ग्रहों के बारे में बताते हैं कि ग्रहों की क्या परिस्थिति है, लेकिन हमारा ज्योतिष खगोल विज्ञान से आगे है। जहां खगोल विज्ञान देख नहीं पाता वहां हमारा ज्योतिष देखता है। आप केवल ग्रहों के बारे में बताते हैं, हम ग्रहों की स्थिति को देख करके मनुष्य के भूत भविष्य वर्तमान की बात करते हैं। और एक जातक जो होने वाला है उसकी कुंडली को देख करके उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, उसकी माली हालत कैसी होगी, क्या पढ़ेगा, उसका कैरियर क्या होगा, शिक्षा दीक्षा क्या होगा, किस प्रकार के परिवार में जन्म लेगा, उसका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, उसकी होने वाली संततियां कैसी होगी, उसका एकेडमिक कैरियर कैसा होगा, उसका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, उसके अगल बगल रोग और शत्रुओं की क्या भूमिका रहेगी, अगर दुर्घटना होती है तो कैसी होती है, पूरा विस्तृत विवेचन। उसको पिता से क्या लाभ मिलेगा, वो खुद में क्या करेगा, उसका भाग्य कैसा है, उसका पुरानी है और इसका जो कहा जा सकता सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। खैर, अब मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। एस.एच. रावत जी हमारे साथ धर्मगुरु जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, कई सारे मिथ होते हैं कि जब सूर्य ग्रहण लगता हो तो हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए, तो जरा इसे भी क्लियर करें कि ग्रहण के वक्त क्या नहीं करना चाहिए, और जो मिथ होते हैं उसे लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी मिथ नहीं होता। हमारे ऋषि मुनियों की जो रिसर्च है वो कोई मिथ नहीं, और सबसे बड़ी बात है जो शास्त्रों में लिखा है वही सत्य है। विज्ञान का जन्म तो 300-400 वर्ष पहले हुआ है, लेकिन पंचांग का निर्माण तो बहुत सालों से हो रहा है। 5000 वर्ष का तो रिकॉर्ड हमारे पास ही है। महाभारत के समय से सूर्य ग्रहण की गणना भी है, लेकिन उस समय तो वैज्ञानिक नहीं थे। तो इसका मतलब विज्ञान को ये शोध करना पड़ेगा कि जब विज्ञान नहीं था तो उस समय भी ये कैलकुलेशन बड़ी सटीक बताता था। हंसिए मत, आपके सोचने का विषय है, आपको सोचना पड़ेगा। आप भी हमारे जैसे ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये समझिए कि आज से 5000 वर्ष पहले जो गणित की आप बात कर रहे हैं वो सब विज्ञान का ही हिस्सा है। अरे तो विज्ञान नहीं था उस समय, ये जो गणित, जिस गणित की आप गणनाओं की बात कर रहे हैं तो वो विज्ञान का ही हिस्सा है, अलग नहीं है उससे। काल के अंदर, महाभारत काल के अंदर कौन सा वैज्ञानिक थे? वहां पर कौन से न्यूट्रॉन प्रोटॉन की खोज करी थी उन्होंने? वहां कौन से न्यूटन बैठे हुए थे? आपको ये सोचना है कि ऐसी कौन सी कैलकुलेशन है हमारे ज्योतिष शास्त्रों में जो आपको सटीक जानकारी देती है। और रही मिथों की बात, क्यों ये प्रभाव पड़ते हैं, अब मैं आपको समझाता हूं। सुनिए, ये सूर्य की किरण अगर मेरे ऊपर आ रही है
और इसके बीच में अगर ठीक है, एस रावत जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा हमारे साथ। हमारे संवाददाता प्रयागराज से मानवेंद्र भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि वो इस वक्त कहाँ हैं, क्या कुछ जानकारी। लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे आप सब। बोलो जी, ये लोग कांप क्यों रहे हैं? इनको ठंड लग रही है। लेकिन हम क्यों नहीं कांप रहे? हमने लक्स स्कॉच वूल पहना है। बोलो जी, शाबाश। चाचू, आपको पसीने क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लक्स स्कॉच वूल दे सर्दी में भी गर्मी का एहसास। लक्स स्कॉच वूल दे सर्दी में भी गर्मी का एहसास। चाचू, दंतकांति सेंसिटिव है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टूथपेस्ट, जिसमें है 21 जड़ी बूटियां जो सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट आराम। उत्तर प्रदेश धार्मिक सांस्कृतिक उत्सवों का प्रदेश है। यहाँ की संस्कृति, उसकी आस्थाएं प्राचीन और अमूल्य है। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में भी आस्था का सम्मान और संस्कृति के सत्कार के लिए प्रतिबद्ध है। भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र अयोध्या आधुनिक बन रहा है। रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो, इसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है। अयोध्या की पावनी सरयू को निर्मल और स्वच्छ बनाने के लिए घाटों का पुनरुद्धार किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे का काम भी तेजी से जारी है। अयोध्या पर्यटन के नए आयाम गढ़ रही है। प्रदेश सरकार की शुरू से ही ये मंशा रही है कि ब्रज क्षेत्र की पवित्रता को बनाए रखते हुए इसे देश दुनिया तक पहुंचाया जाए। योगी सरकार ब्रज क्षेत्र को विश्व स्तर का पर्यटन स्थल बनाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। ब्रज क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े प्रमुख स्थलों का पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जा रहा है। योगी सरकार ने मंदिरों के जीर्णोद्धार और घाटों का कायाकल्प किया है। योगी सरकार की कोशिश है कि लोग धार्मिक स्थलों के जरिए अपनी संस्कृति को पहचानें और पर्यटन को बढ़ावा मिले। भारी लोड है, गाड़ी फंस गई तो? योद्धा किसी रास्ते का मोहताज नहीं है छोटू। टाटा योद्धा 2.0, जहां जमीन है वहां रास्ते हैं। As a young citizen of India, armed with technology, knowledge, and love for my nation, with a vision of transforming India into a developed nation, I'm joining Shobhit University. What about you? अब सर्दियों की कोई टेंशन नहीं। क्यों? लक्स स्पार्कर इसका स्पेशल फैब्रिक बनाता है इसे एकदम पतला और ज्यादा गर्म, तो चाहे इसे ऑफिस पहन के जाओ या स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे, इसकी फिट रखे आपको सुपर कंफर्टेबल। लक्स स्पार्कर, गर्म भी पतला भी। स्प्लाइस लैमिनेट्स इंटीरियर को बनाए इतना खूबसूरत कि जो देखे देखता ही रह जाए। स्प्लाइस लैमिनेट्स, ब्यूटी विद ट्रस्ट। करुणा निधान वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, घट घट वासी वो सियापति सर्वोत्तम है। राघव रघुवीर वो रघुवंश के रघुनंदन है, दीपों के इस उत्सव में श्री राम को नमन है। श्री राम को नमन है, श्री राम का वंदन है। भव्य दीपोत्सव उत्सव त्योहार है, ज्योतिर्मय तेज है ये रोशनी की धार है। पाप पर प्रहार है, सच की जीत की हुंकार है। दिए से दिया जलाए, राम राज्य सरकार है, राम राज्य सरकार है। श्री राम को नमन है, श्री राम का वंदन है। एक दिया राम जन्मभूमि के निर्माण का, एक दिया आस्था का, प्रेम का, विश्वास का। एक दिया अयोध्या के चहुमुखी विकास का, एक दिया सभ्यता परंपरा के मान का, एक दिया रोशन जन जन के कल्याण का।
एक दिया तरक्की की ऊंची उड़ान का, एक दिया दीपों के नए कीर्तिमान का। आइए आस्था के असंख्य दीपों से सुसज्जित इस दीपोत्सव के साक्षी बने और प्रभु श्री राम को नमन करें, प्रभु श्री राम का वंदन करें। अलौकिक अयोध्या, आधुनिक अयोध्या। As a young citizen of India, armed with technology, knowledge and love for my nation, with a vision of transforming India into a developed nation, I am joining Shobhit University. What about you? प्रस्तुतकर्ता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? सह प्रायोजक इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में, सर्वोकॉन। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की फरियाद, अधिकारियों को जल्द निस्तारण के निर्देश। आज लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, सूतक के चलते नहीं होगी गोवर्धन पूजा और कार्तिक अमावस्या, केदारनाथ बद्रीनाथ समेत कई मंदिर रहेंगे बंद। अलीगढ़ में अवैध संबंधों की शक में फौजी की हत्या, गांव वालों ने वारदात को दिया अंजाम, हत्या के बाद फरार हुए आरोपी। सहारनपुर में बेकाबू कार का कहर, 4 लोगों को कुचला, हालत गंभीर, हादसे के बाद पेड़ से टकराई थी तेज रफ्तार कार। और दिल्ली एनसीआर में फिर जानलेवा हुआ प्रदूषण, आतिशबाजी के चलते घातक स्तर पर पहुंचे एक्यूआई, मुंबई और आसपास के इलाकों में भी जहरीली हुई हवा। और आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है और इस पर हमारी चर्चा भी जारी है, लेकिन अब हम सीधे आपको लिए चलते प्रयागराज। हमारे संवाददाता मानवेंद्र वहां से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते। मानवेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? जी देखिए, हम संगम तट पर मौजूद हैं और अगर आपको संगम की तस्वीर दिखाएं तो लोग लगातार यहाँ पर बड़ी संख्या में जो घाटों पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। लोग स्नान करने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। स्नान करने वालों में जो लोग नियमित रूप से गंगा स्नान करते हैं वो भी शामिल हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि ग्रहण काल में स्नान करने से जो ग्रहण का दोष है उससे मुक्ति मिलती है। आप ग्रहण चल रहा है इस वक्त, सूर्य ग्रहण, स्नान करने आए थे क्या? स्नान करने आए थे। ग्रहण काल में कुछ खाना नहीं चाहिए और ना पानी पीना चाहिए, ना खाना खाना चाहिए। उसके अलावा गंगा जी का स्नान करना चाहिए और भगवान को ध्यान करना चाहिए। गंगा स्नान कर लिया, इससे क्या मिलेगा? दोषों से क्या? दोष मुक्त हो जाएंगे, जो भी दोष होगा ग्रहण का वो सब मुक्त हो जाएंगे। तो ग्रहण के दोष से मुक्त होते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। आप लोग भी स्नान करने आए हैं क्या? आज हम लोग सूर्य ग्रहण के मौके पर अभी सूतक चल रहा है, इस अवसर पर हम लोग माता रानी का स्नान करने आए हैं और इससे हमारे पूर्व के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और सूर्य ग्रहण का अगर मौका हो तो 10 करोड़ गुना इसका ये फलदायी होता है। गंगा स्नान पूरे परिवार के साथ आए हैं, बच्चे छोटे बच्चे भी आए हैं, पूरा परिवार आया है। तो रंजना, यहाँ पर देखें आप, तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार के साथ आए हुए हैं और आप देखें अगर गंगा में देखें तो लोग बड़ी संख्या में डुबकी भी लगा रहे हैं। तमाम नावों पर लोग मौजूद हैं, यहाँ से नाव के जरिए आगे पहुंच रहे हैं और तमाम लोग इसी घाट पर स्नान भी कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। आप बताइए, आप क्यों स्नान करने आए? ग्रहण काल है। हम सब ग्रहण काल में आए हैं अपने भावना अस्तित्व के लेके। क्या होता है, क्या लाभ मिलता है ग्रहण काल? लाभ इससे ये होता है कि हमारे अंदर भावनाएं अच्छी रहती हैं, अच्छे विचार रहते हैं, ये सब रहता है। ये तो हर किसी का अपना तरीका है, लेकिन सबको ही यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं ग्रहण काल में स्नान को विशेष मानते हैं और उसका जो रिजल्ट है वो भी मानते हैं कि मिलता है। जो दोष होते हैं ग्रहण के उससे मुक्त मिलती है। तो घाट पर लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा है, बड़ी संख्या में लगातार लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए और गंगा, यमुना और त्रिवेणी की पवित्र संगम में डुबकी भी लगा रहे हैं। तो त्रिवेणी स्नान के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जिस तरह से माना जाता है कि ग्रहण काल में जो दोष होते हैं ग्रहण के वो कटते हैं अगर आप गंगा में स्नान करें। तो गंगा में बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो ग्रहण काल में पूरे समय गंगा में आपको दिखाई देंगे और स्नान करेंगे और उसके बाद जब मोक्ष काल हो जाएगा तब वो गंगा से बाहर निकलेंगे और अपने घरों को जाएंगे।
तो ग्रहण में स्नान का विशेष महत्व माना ठीक है जाता है। बालवेंद्र, ये तस्वीरें दिखाने के लिए और इन जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहे और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी लगातार जुड़े हुए। दीपक शर्मा, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, ग्रहण को लेकर आज भी ना कई जो डराने वाले विश्वास कायम है। मतलब कई लोगों के लिए ये होता है कि ये जो घटना होती है उससे दुनिया का खात्मा हो जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। ये डराने वाले जो चीजें हैं वो लोगों के मन में होता है। क्या सावधानी बरतें और कैसे इसे देखा जाए? सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि खुली आंखों से थोड़ी देर के लिए भी सूर्य को ना देखें, तो क्या कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है, ये भी जरा बताएं। देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण है ये एक, मैंने पहले बताया कि एक नेचुरल फिनोमिना है और नेचर का सम्मान हमेशा करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब अल्ट्रावायलेट रेज की जब हम बात करते हैं तो जब सूर्य ग्रहण के दौरान में आपने देखा होगा कि ये किरणें तीखी हो जाती हैं और जब हमारी नंगी आंखों से अगर हम सूरज को देखेंगे या सूर्य ग्रहण को देखेंगे तो उस समय हमारी रेटिना को डैमेज कर देते हैं, तो अंधा होने की संभावना रहती है। तो सूरज को डायरेक्ट किसी भी कीमत पर ना देखा जाए, उसे एक चश्मे के माध्यम से देखा जाए। अभी थोड़ी देर में मैं आपको मेरे रखा हुआ है, मैं आपको चश्मा दिखा दूंगा। उस चश्मे को लगाकर एक गवर्नमेंट वितरित करती है। 2004 जब भी बड़े सूर्य ग्रहण हुए तब बांटे गए हैं, लोगों ने रखते नहीं है अपने पास में संभाल कर। सोलर के देखने वाले चश्मे होते हैं, उनको देखिए। सोलर फिल्टर जो 14 नंबर का होता है, 28 नंबर का, उससे कुछ देर को देखा जा सकता है। और उसके अलावा टेलीस्कोप के फिल्टर लगाकर भी आप देख सकते हैं। आप सोलर स्कोप से देख सकते हैं। कई सारे उपकरण हैं जो अलग अलग जगह जगह पर जो साइंस क्लब्स बने हुए हैं जहां जहां पर उनके पास उपलब्ध है। दीपक शर्मा जी, धर्मगुरु ऐसे चार्या कुछ कहना चाहते हैं, जरा सुनते हैं। रंजना जी, मैं दीपक जी से ये जानना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि इनको खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, चश्मा लगाना चाहिए। अब खुली आंखों से ना देखें तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इफेक्ट है। चश्मा लगाना जरूरी क्यों कर दिया आप लोगों ने? इसका मतलब मानव की आंखों पर इसका नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है और आप कहते हैं ये बड़ी अद्भुत घटना है, इसका आनंद लेना चाहिए। जब आपकी आंखों पर इसका नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है तो जो टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है पृथ्वी के ऊपर, तो पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाएं, मैक्रोजीव हैं जो 5 डिग्री पर बनते हैं और 5 डिग्री पर समाप्त होते हैं। तो बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर ऐसे बैक्टीरिया पैदा होते हैं। हमारे शरीर में, हमारी दाढ़ी में बैक्टीरिया वायरस होता है, इसलिए नहाने का विधान है, इसलिए गंगा स्नान करना चाहिए। और जो कपड़े पहने होते हैं इनको भी धो करके पहनना चाहिए। आप ही खुद मान रहे हैं कि आंखों को हानि पहुंचा सकता है। जब मनुष्य की इतनी मजबूत आंखों को हानि पहुंचा सकता है तो पृथ्वी के ऊपर गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे, नाजुक बच्चों पर इसका इफेक्ट क्यों नहीं हो सकता? दीपक जी, नहीं, मैंने तो विरोध नहीं किया, मैंने मना तो नहीं किया कि आपकी बात का विरोध करा हो। मैंने तो विज्ञान के तथ्यात्मक बातों को कहा है, जो आप भी कह रहे हैं उनको भी स्वीकार कर रहा हूँ। आपसे विरोध की बात ही नहीं, आपकी तथ्यात्मक, मैंने अल्ट्रावायलेट रेज को मना तो नहीं किया। नहीं, मैं आपसे सिर्फ एक बड़ी रिक्वेस्ट के तौर पे जानना चाहता हूँ कि अगर आपकी आंखों पे इसका सीधा इफेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब गर्भवती महिलाओं पर भी इसका इफेक्ट आना चाहिए और नेचर पर भी इसका इफेक्ट आना चाहिए और फूड में भी इसका इफेक्ट आना चाहिए। और बना हुआ जो खाना है उसके अंदर ऐसे मैक्रोजीव पैदा हो जाएंगे टेम्परेचर फ्लक्चुएट करते ही, तो उसमें डिस्टर्बेंस होगी। तो ये तो हमारी ऋषियों ने हमें ये साधन दिए हैं, ये मिथ नहीं है। इनको मैं यही कहता हूं कि इनको समझने की जरूरत है कि अगर 10 डिग्री टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है, 18 डिग्री टेम्परेचर बैक्टीरिया मच्छर मर जाता है। चलिए, आप दोनों ने अपनी बात पूरी कर दी। हमारे साथ अरविंद त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अब ये जरा समझाइए, कहा जा रहा है कि ये खास संयोग करीब सालों बाद बन रहा है और 27 साल बाद ऐसा मौका है जब दिवाली के बाद सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो किन पे इसका जो है वो पॉजिटिव असर पड़ेगा, कैसे इसे समझा जाए और किन राशियों पर इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा? देखिए रंजना, यह जो सूर्य ग्रहण है इस पर हम 3 पार्ट में लेंगे। एक तो लेंगे कि विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरा भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तीसरा राशिवार क्या प्रभाव पड़ेगा। सारी बात हम आपको बताएंगे। देखिए, पूरे भारत में इस चूंकि बहुत कम असर इसका पड़ेगा तो भारत की जो स्थिति होगी वो बहुत मजबूत होगी, चाहे आर्थिक पक्ष हो, चाहे स्वर्ण का पक्ष हो, चाहे
आपका भूमि भवन का पक्ष हो, तो इस पर भारत काफी आगे बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति सशक्त होगी। राजनीतिज्ञों के लिए जो खास तौर से बड़े राजनीतिज्ञ हैं, उनकी आर्थिक स्थिति और उनके पद और परिवर्तन में परिवर्तन हो सकता है। शेयर, लॉटरी और आपका जो ट्रेडिंग वगैरह है, इसमें बूम आएगा, काफी उतार चढ़ाव रहेगा। क्रूड ऑयल का रेट घटेगा, सोना और चांदी का रेट बढ़ेगा, भूमि भवन का रेट बढ़ेगा। एक तो हो गया। दूसरा, राजनीति में जो बड़े लोग हैं, जो काफी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, उनकी राजनीति की स्थिति डगमगा सकती है और उनके इज्जत पर दांव पर प्रतिष्ठा लग सकता है। दूसरी बात आपको बताऊंगा कि भारत विश्व गुरु की भूमिका में होगा और पूरे विश्व में युद्ध की भूमिका रहेगी, जिससे काफी परेशानियां आ सकती हैं। कुछ जीवाणु संबंधी बीमारियां पुनः बढ़ सकते हैं, ये असर पड़ेगा। अब आइए हम आपको बताते हैं कि राशिवार क्या प्रभाव पड़ेगा। तो खास तौर से जो वृष राशि है, सिंह राशि, धनु राशि और मकर राशि, इनके लिए बहुत ही अच्छा है। इनकी आर्थिक स्थिति सशक्त होगी, ये प्रगति करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इनके पास धन धान की स्थिति अच्छी होगी, तुरंत उनका विकास होगा। और जिन राशियों के लिए खराब है, खास तौर से मेष राशि, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला और वृश्चिक, कुंभ, मीन राशि वालों के लिए ठीक नहीं है। तो जो मेष राशि वाले जातक हैं, उनको पत्नी का पीड़ा हो सकता है, तो पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। और खास तौर से आज सूर्य ग्रहण के दिन उनको क्या करना चाहिए कि लाल रंग का वस्त्र दान करें। गेहूं है, चना है, दान करना उनके लिए ठीक रहेगा। और ग्रहण काल में खास तौर से उनको सूर्य देव की आराधना करना चाहिए। ओम घिरणे सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस तरीके के मंत्र का जप करना उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो वृष राशि के जातक हैं, उनके लिए ग्रहण काल काफी अच्छा है। उनके लिए धन धान की स्थिति अच्छी होगी और उनका विकास होगा और उनके लिए हर तरीके से ठीक है। और जो वृष राशि के लोग हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप 1 माला, 3 माला, 5 माला जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं जो मिथुन राशि वाले जातक हैं, उनको ध्यान रखना है कि उनका कारण चिंता हो सकती है, तनाव हो सकते हैं, द्वंद्व में आ सकते हैं। तो आज कोई मजबूत निर्णय, किसी प्रकार का गंभीर निर्णय लेने से बचे, हेल्थ पर ध्यान दें और कोई भी निगेटिव चीज न सोचे, अपने को कोशिश करें कि पॉजिटिव रखें। आज आपको क्या करना है कि सूर्य देव की आराधना करना। ओम घिरणे सूर्याय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और ग्रहण काल में आप गाय को रोटी गुड़ जरूर खिलावें और हो सके तो तांबा का पात्र दान करें और गेहूं दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं जो कर्क राशि के जातक हैं, उनके लिए ग्रहण काल व्यथा के लिए बन सकता है। उनको किसी न किसी बात को लेकर मानसिक पीड़ा पहुंच सकती है, आघात पहुंच सकता है। तो आप अपनी मन स्थिति को नियंत्रण में रखें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। और खास तौर से कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचे। हेल्थ वेल्थ को लेकर के ध्यान दें। ग्रहण काल में आपको पूजा करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का 1 माला, 3 माला ग्रहण काल के दरमियान आप जपें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और खास तौर से अपने घर में नमक और पानी का पोछा जरूर लगवाएं ग्रहण काल के बाद। जब ग्रहण मोक्ष हो जाता है तो इसके बाद करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और कोई भी लाल वस्तु दान करें, चाहे चना है, गेहूं है, गुड़ है, तांबे का पात्र आपको दान करना चाहिए। वहीं जो सिंह राशि के जातक हैं, उनके लिए ग्रहण काल काफी उत्तम है। उनको श्री लाभ होगा, श्री उनको प्रतिष्ठा मिलेगी, धन लाभ होगा, माली हालत अच्छी होगी। हेल्थ वेल्थ को लेकर के इनका बहुत ही बढ़िया, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और आप जो भी प्रयास किए हुए हैं, जो आपके पूर्ववर्ती कार्य आपने किया है, उसका परिणाम आपके पक्ष में आएगा। घर में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य होंगे, तो सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। आपको क्या करना है कि ओम घृणे सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करना है। 1 माला, 3 माला जरूर जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और ग्रहण काल में खास तौर से सूर्य पर ग्रहण लगता है, तो सूर्य की दान करना चाहिए, चाहे गेहूं है, चना है, ये सब दान करें, तांबे का पात्र दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं जो कन्या राशि है, उनके लिए क्षति हो सकता है। तो अगर आज आप किसी प्रकार की पूंजी निवेश करते हैं या कहीं कोई डील करते हैं, तो उसमें आपको आर्थिक क्षति होगी। आर्थिक क्षति, शारीरिक क्षति आपको हो सकती है, तो अपने को थोड़ा सा इस पीरियड में सावधान रहने की जरूरत है। और ग्रहण काल में खास तौर से भगवान सूर्य की आराधना करें। ओम घृणे सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र को उपासना करना आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं जो तुला राशि के जातक हैं, उनको अपनों से आघात लग सकता है। किसी पर बहुत भरोसा करते हो, विश्वासघात कर सकता है। उनकी मन स्थिति थोड़ी डावाडोल हो सकती है, उनकी उद्विग्नता बढ़ सकती है। तो आज खास तौर से आप निगेटिव न सोचें, पॉजिटिव सोचें। और खास तौर से ग्रहण काल में पूजा पाठ करें, जप तप करें, दान करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और पॉजिटिव सोचें और मंत्र लगा लीजिए, मंत्र के बीच में रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अपने सोच को जितना पॉजिटिव हो सकता है रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं जो
जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनको आज आर्थिक क्षति हो सकती है। अगर आपने कहीं लेन देन किया हो, पैसा आपका डूब सकता है, आपको दिक्कतें आ सकती हैं, तो आर्थिक क्षति हो सकती है, इससे आपको बचना है और अपना ध्यान रखना है। जो धनु राशि के जातक हैं उनको खासतौर से लाभ की स्थिति रहेगी, लाभ आपको मिलेगा, माली हालत अच्छी होगी। अगर आपने कोई व्यापार किया हो तो उसमें आज आपको बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। आपकी स्थिति और अच्छी हो इसके लिए आपको क्या करना है कि सूर्य की आराधना करें। ओम गृणे सूर्याय नमः या ओम भूर भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खासतौर से जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए उनको गाड़ी खरीद सकते हैं, घर ले सकते हैं, उनकी सुख सुविधा में वृद्धि होगी, जो उनकी तमाम लग्जरी चीजें उसमें बढ़ेगी। माता पिता का सुख मिलेगा, भूमि भवन खरीद सकते हैं, नौकरी इत्यादि का सुख मिलेगा, गाड़ी ले सकते हैं, नए प्रकार का व्यापार कर सकते हैं, तो उनके लिए चतुर्दिक लाभ का बन रहा है और सुख मिलेगा उनको। वहीं जो कुंभ राशि है, आज आपको ध्यान रखना है कि आज आपका मान हानि हो सकता है, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकता है। तो आज अपने को थोड़ा सा चैतन्य रहने की जरूरत है, अपने इनर सेंस की बात माने और अपने इष्ट देव की आराधना करें और गुरु की शरण में रहें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आज आपको क्या करना है कि गौशाला में जाके गाय को रोटी गुड़ खिलावें, तांबे का पात्र दान करें, गेहूं है, चना है, आप दान करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो कुंभ राशि के, जो मीन राशि के जातक हैं, अंतिम राशि मीन राशि है, आज आपको आर्थिक आघात पहुंच सकता है, मानसिक आघात पहुंच सकता है। तो ऐसे समय में कहते हैं कि जब आपका कोई प्रिय को लेकर के कोई क्षति पहुंचती है तो मानहानि होता है, आपको मृत्यु तुल्य कष्ट महसूस होता है। तो आज आप क्या करें कि सूर्य देव की आराधना करें, ओम गृणे सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करें और हो सके तो काला तिल ग्रहण काल में दान करें। और ज्यादा तौर से आज ध्यान रखें कि आप ओम भूर भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप करें और जितना जप करेंगे मनसा उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा और मन को जितना गुरुजी, तो देखिए गुरुजी ने पूरी तरह से बताया कि किन राशियों पर क्या हाल पड़ेगा, क्या सावधानी बरतने की जरूरत है। हमारे साथ एसएच रावत धर्मगुरु भी जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, इस दौरान तुलसी पत्ता का बहुत महत्व होता है। कहा जाता है कि जब ग्रहण काल होता है तो तुलसी पत्ता को हम अगर घर में दूध है, चावल है या फिर हम डब्बे में जो भी सामान रखते हैं उसमें डाल दें, और क्या सावधानी इस ग्रहण काल के दौरान बरते वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, इसके सब वैज्ञानिक आधार होते हैं। जैसे तुलसी का पत्ता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो कोई बैक्टीरिया पनपने नहीं देते। उसकी जो खुशबू होती है, जब उसको आप किसी चीज में डाल देते हैं तो उसकी खुशबू से जो बैक्टीरिया उसमें पनपेंगे वो नहीं हो सकते। आपने देखा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी दवाई बनाई जाती हैं, पीने वाली दवाई बनाई जाती हैं, उनके अंदर एक ऐसा लिक्विड डाला जाता है जिसकी वजह से वो महीने तक खराब नहीं होता है। जैसे दूध भी आप पैक करते हैं तो वो 4-4, 6 दिन 10 दिन तक दूध खराब नहीं होता है। तो इसी प्रकार से तुलसी का जो पत्ता होता है वो आपने पहले दिन तोड़ लिया होगा, उसको दूध में डाल के रखें, पानी में डाल के रखें। अगर आपने कोई खाना ऐसा बना लिया है, खीर वगैरह पहले की बना के रख ली है, उसमें डाल के रखते हैं, तो वो जो बैक्टीरिया टेम्परेचर फ्लक्चुएशन जब होता है वो बनेगा नहीं और खाने के अंदर वो बैक्टीरिया को नहीं आने देगा, जिसके कारण जब आप उस खाने को खाएंगे तो आपके लिए पॉजिटिविटी फील करता है। तो तुलसी का पत्ता जो होता है वो वैज्ञानिक आधार पर हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होता है। और बहुत सारी चीजों का इसमें ध्यान भी रखना पड़ता है। ध्यान इसलिए रखना पड़ता है कि आप ग्रहण काल के अंदर जब आप किसी चीज को बनाते हैं, मान लो चूल्हा गर्म करते हैं, तो चूल्हा गर्म करना या चूल्हे में कोई चीज बनाना बहुत हानिकारक हो जाती है। एक तो टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा होता है, दूसरा आपके घर का, आपकी किचन का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा, तो उसकी वजह से जो आपकी ऑरा होती है, जो आपका जो शरीर है, हमारा जो शरीर है सूर्य से संचालित होता है, तो हमारी ऑरा ऑलरेडी अल्ट्रावायलेट के किरणों की वजह से फ्लक्चुएट हो रही है। अल्ट्रावायलेट रेज ग्रहण में फ्लक्चुएट होती है तो ओजोन परत फ्लक्चुएट होती है, ओजोन परत फ्लक्चुएट होती है तो हमारा ऑरा फ्लक्चुएट होता है। तो इन सब चीजों में बड़ा ध्यान रखने की जरूरत होती है। जैसे अभी अरविंद जी ने बताया, बड़े ज्ञान की बातें बताई हैं, लेकिन जो साधक है उनको इस समय पर सफेद कपड़े पहन करके ध्यान करना चाहिए और अपना नाभि चक्र से लेकर के ब्रह्म तक मंत्रों का जाप करेंगे। बॉडी के एनर्जी लेवल को बढ़ाते रहें। बॉडी का एनर्जी लेवल अंदर से बढ़ा रहेगा तो ऊपर से जो डेफिशिएंसी ऑफ द एनर्जी होगी सूर्य की वजह से, वो आपकी बॉडी को बैलेंस करके रखेगी। इसलिए ध्यान रखें, अपने तुलसी के पत्ते डाल के रखें और जो 2 घंटे का पीक आवर होगा उस 2 घंटे में कोई काम ना करें, सिर्फ भजन करते रहें, ध्यान करते रहें,
पूजा पाठ देखिए, करते एक रहे। सवाल यहाँ और ये भी उसके पूछना बाद- चाहूंगी, इस दौरान जो होता है गर्भवती महिलाओं को लेकर खासा कहा जाता है कि उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, तो उनके लिए बताएं क्या सावधानी उन्हें बरतनी चाहिए इस दौरान? बिल्कुल एकदम सच्ची बात आपने रंजना जी पूछी है। एक तो गाय का जो गोबर होता है, पुराने जमाने में गाय का गोबर लेकर के गर्भवती जो जानवर होते थे, गाय भैंस वगैरह बकरी, उनके जो पुट्ठे होते हैं बैक उनके ऊपर लगा देते थे। और स्त्री भी, गर्भवती जो महिलाएं हैं वो अगर आपके पास गाय का गोबर है तो गाय का गोबर भी पेट के ऊपर लगा सकते हैं। गाय के गोबर में भी एंटी रेडिएशंस होती हैं कि वो ऊपर से जो आने वाली नेगेटिव रेज को कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर देती है, खत्म कर देती है। अगर वो नहीं है तो आप जो गेरुआ होती है, जो खड़िया होती है, एक तरह एक व्हाइट होती है और एक लाल रंग की खड़िया जो होती है जिसको बोलते हैं, वो घोल करके भी अगर आप अपनी नाभि के आसपास लगा के लेते हैं, नाभि के ऊपर भर के भी रख लेते हैं, तो उससे जो नाभि हमारी जुड़ी होती है सूर्य के साथ में और उसके ऊपर नेगेटिव किरणें नाभि के माध्यम से बच्चे को इफेक्ट न करें, तो वो भी कर सकते हैं। और ज्यादातर सफेद कपड़ों का इस्तेमाल करिए, लाल रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करिए। इस समय पर काले और नीले कपड़े बिल्कुल वर्जित रहेंगे, वो पहनने नहीं है, तो इससे भी बहुत जबरदस्त निश्चित तौर पर रंजना जी लाभ मिलेगा। ठीक है। दीपक शर्मा, आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अब आपसे ये सवाल होगा कि इस दौरान हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी पूछा था। देखिए, बहुत दिलचस्प घटना होती है तो लोगों में भी कहीं ना कहीं अंदर से उत्साह होता है कि वो देखें इस घटना को, तो देखने की कोशिश करते हैं। तो सरकार ने भी इसे लेकर कहा है कि वो खुली आंखों से ना देखे, तो ऐसे कौन कौन सी चीजें होती है जिससे आम लोग अगर चाहे तो ये सूर्य ग्रहण को, इस घटना को देख सकते हैं? बिल्कुल ठीक कह रही है रंजना जी। देखिए, एक छोटी सी बॉल लें हम, और उस बॉल पर जो टूटा हुआ शीशा, जो कई बार देखा होगा अपने कपड़ों पर नक्काशी में हम छोटे छोटे शीशे के टुकड़े लगाते हैं हम कपड़ों पे, उस तरह का छोटा, उस साइज का छोटा सा एक शीशे का टुकड़ा ले लें, दर्पण का, शीशे का मतलब है मिरर, दर्पण का टुकड़ा ले लें और उसे बॉल के ऊपर चिपका लें। बॉल को ग्लास के ऊपर रख लें ताकि उसे घुमाया जा सके, और सूरज के से अंधेरे में, जैसे हम कमरे में बैठे हैं और बाहर सूरज की तरफ, सूरज से रिफ्लेक्शन ले, जैसे सूरज से लाइट आ रही है उस पर, और वो सूरज की लाइट अंदर कमरे में दीवार पर किसी पे प्रोजेक्ट कर लें और लगभग 75 फीट की दूरी पर रखेंगे तो एक बड़ा अच्छी आकृति बन जाएगी और उसे दीवार पे जो प्रोजेक्ट हो रहा है उसे हम आराम से देख सकते हैं। ये सबसे सस्ता और बढ़िया तरीका है। पहले जो पानी में देखते थे, मुझे याद है बचपन में हम लोग पानी से देखते थे, तो पानी से भी नहीं देखना चाहिए, उसका रिफ्लेक्शन बड़ा तेज होता है और लोग फिर उसके बाद में नेकेड आई से ऊपर भी देखते हैं। तो सुरक्षित तो यही है कि सोलर चश्मे लगभग सबके पास होंगे नहीं, क्योंकि जब हम लोगों ने यह पूरे देश भर में बटे थे तब 2010 में बटे थे, 2019 में भी बटे थे, और उसके बाद में फिर लोगों ने रखे नहीं होंगे संभाल के। लेकिन जिन लोगों ने रखे हुए हैं वो संभाल के वो चश्मे का उपयोग करें। और दूसरी बात यह कि इस बॉल का उपयोग करें, सोलर स्कोप हो तो करें, और टेलीस्कोप, अगर छोटा वाला टेलीस्कोप है, सिंपल टेलीस्कोप, वो जो 250, 300, 400, 500 रुपए का आता है, उस टेलीस्कोप को प्रोजेक्टाइल किसी कागज पे, व्हाइट पेपर पे कर ले, तो वो टेलीस्कोप से जो सीधा प्रोजेक्ट कागज पे होगा वो सूर्य ग्रहण को हम मजे से देख सकते हैं और बहुत ही आसान है। अगर आप खुले मैदान में हैं तो जो मैं बॉल का प्रोजेक्टाइल कह रहा हूं, तो उसे एक डब्बा लेके चारों तरफ से अंदर सफेद कागज पे प्रोजेक्ट कर लेंगे तो वो भी आपको आराम से आसानी से दिखाई दे जाएगा। ये इस तरीके से आप आसानी से देख सकते हैं। नंगी आंखों से बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है। बच्चे कई बार कोशिश करते हैं ऊपर देखने की, बाकी तो कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग हैं उन्हें भी सावधानियां बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि देखिए लोगों में उत्साह होता है, देखने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आप तीनों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो देखिए, आज सूर्य ग्रहण और इसे लेकर लोगों में भी उत्साह है, क्योंकि ये खगोलीय घटना है, तो वहीं कई सावधानियां भी बरतने की जरूरत होती है। और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल जितने भी मेहमान थे उन्होंने बताया कि किस तरह से हम सावधानियां बरत सकते हैं और किन राशियों पर भी किस तरह से इस सूर्य ग्रहण का हाल पड़ेगा। तो फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और फिलहाल इस बुलेटिन में रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए बने रहे आप न्यूज़ स्ट्रीट के साथ।